हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएनपी क्लासेस में। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का आधा पोर्शन। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मैटर अपने स्टेट्स को चेंज करता है। सॉलिड कैसे लिक्विड में बदलता है, कैसे लिक्विड गैस में बदलता है, या कभी कभी सॉलिड गैस में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे अपने उन चीज़ों पर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और हमने बताया था आपको शुरुआत में ही कि एक माइंड मैप है या एक चार्ट है जिसको हम बाद में समझेंगे। तो इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद में हम चलते हैं और समझते हैं कि मैटर किस तरीके से अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेता है। अब पिछले वीडियो लेक्चर में आप इतनी चीजें पढ़ चुके हैं कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे 5 होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही हैं और मैं ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। यहां पर आपने पढ़ा था सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है उसका, इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ही समीप होते हैं और इसको हम बहुत कम दबा सकते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो पहली बात तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर द्रव को या 1 लीटर लिक्विड को आप कहीं भी रखें वो 1 ही लीटर रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ये फ्लो हो सकते हैं, इसमें फ्लूइडिटी होती है, बह सकते हैं। इनको हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं सॉलिड की तुलना में। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों वो लूजली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। सॉलिड्स की अपेक्षा इनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर हम तीसरी अवस्था गैस की बात करें तो हम जान पाएंगे कि इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, जिस भी जगह पे अवेलेबल होते हैं उसका शेप ले लेते हैं। इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जितनी बड़ी चीज में रखेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम इनका हो जाएगा। ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइडिटी होती है इनमें, बहुत ज्यादा कंडीशन तक, बहुत ज्यादा हद तक हम इनको दबा सकते हैं। और इनके पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की तीनों स्टेट्स की जो फीचर्स थी वो आपने रिवाइज की हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोट्स आप साथ ही में बनाते चलिए ताकि आगे चलते करके रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। अब बच्चों, हमने पिछले लेक्चर को यहीं पे रोका था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें 3 स्टेट्स में पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें पानी की तो ये भी 3 भागों में 3 जगहों पे 3 तरीके से पाया जा सकता है। सॉलिड होता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड होता है वाटर के फॉर्म में और गैसियस बिहेवियर करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। अब बच्चों एक बात आप समझ लो, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब भी हम किसी चीज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक तो होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर घटा बढ़ा करके हम स्टेट्स में परिवर्तन कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में या लिक्विड में, जैसे भी हमको चेंज करना हो हम कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेशर। प्रेशर को घटा के बढ़ा करके भी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को अलग अलग भागों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों को हम पढ़ेंगे। लेकिन आप जान लो ऑन हीटिंग, यहाँ पे जैसे वाटर को कैसे करते हैं, अगर हम आइस को हीट करें, बर्फ को थोड़ा गर्म करें तो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा किसमें? पानी में। और पानी को और ज्यादा अगर हम गर्म करते रहे तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टेट के बने होने में। मतलब कौन सा मैटर किस स्टेट में पाया जाएगा ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। तो आइए सबसे पहली चीज हम यही सीखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करके हम किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं।
यहां पर दो एक्सपेरिमेंट शो किए गए हैं। एक ये है कि आइस मेल्ट कर रहा है और वाटर बन रहा है, मतलब बर्फ पिघल रही है और पानी बन रहा है। यहां पर एक थर्मामीटर लगाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हो रहा है। जिस तापमान पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट करना मतलब पिघलना, जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन जाए उसी को, उस तापमान को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और यहां पर यही शो किया गया है। दूसरे इक्विपमेंट के सेटअप में यह शो किया गया है कि अगर हम पानी को बॉयल करें, गर्म करें, उबालें तो वह तापमान कौन सा होगा जिसमें वो पानी उबलने लगेगा, उसको नापने के लिए यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया गया है। और वह तापमान जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए सीख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसी के साथ में हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बच्चों मैं यहां आपको एक बात बता दूं कि अब जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और बहुत से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना। देखो यहां पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड पिघल जाए, मेल्ट कर जाए और लिक्विड बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सामान्य परिस्थितियों में अगर हम कोई दबाव ना दे रहे हो, एटमॉस्फेयर के नॉर्मल प्रेशर पे अगर कोई सॉलिड पिघल करके लिक्विड बन रहा है तो उसी तापमान को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर हम केल्विन में नापे तो 273.16 डिग्री केल्विन होता है और अगर हम सेल्सियस में नापे तो 0 डिग्री सी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो पिघलने लगेगा, 0 डिग्री से कम रहेगा तो वो आइस बना रहेगा और नहीं तो वो पिघलने लगेगा। यही यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। जब कोई चीज मेल्ट कर रहा होता है उस टाइम पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। समझो इस बात को। अगर हम बर्फ को पिघलाना शुरू करें तो पिघलने के दौरान उस बर्फ का तापमान तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा बर्फ पानी में बदल न जाए। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ध्यान से समझना, एक बर्फ का टुकड़ा आपने लिया और इसको गर्म करना शुरू किया। अब जब आप गर्म कर रहे होंगे बच्चों तो इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर के पानी ना बन जाए, वाटर ना बन जाए, लिक्विड में ना चेंज हो जाए, तब तक इसका पूरा तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मैंने पहले पार्ट में ही बताया था कि कोई भी स्टेट हो उनके दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करती है और इस फोर्स को हमने नाम दिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ये लेटेंट हीट है बच्चों, इसका यूज क्या है ये समझ लो। ये लेटेंट हीट उन दो मॉलिक्यूल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसी को तोड़ने में खर्च हो जाती है। जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो बर्फ के जो दो मॉलिक्यूल थे, दो वाटर मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसको ब्रेक करने में ये सारी एनर्जी यूज हो गई और इसीलिए उस बर्फ का तापमान नहीं बढ़ा। और यही वजह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ को अगर हम गर्म करना शुरू करें तो उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक कि पूरा बर्फ लिक्विड में यानी कि वाटर में चेंज नहीं हो जाता। इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यहां पर जो अगली लाइन लिखी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि वह कंडीशन जब पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा बर्फ पानी यानी वाटर में चेंज हो गया हो, लिक्विड में चेंज हो गया हो, उस कंडीशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी आइस के मॉलिक्यूल से। फिर से समझ लो, यहां पर एक आइस का टुकड़ा रखा है 0 डिग्री सी पर।
इसकी एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, और यहां पर पानी रखा है, ये भी 0 डिग्री सी पर ही है, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो वाटर है इसमें मॉलिक्यूल्स को मूव करने की ज्यादा आजादी होगी, और इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगती है उसी को हम उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 1 किलोग्राम आपने बर्फ लिया और इसको गर्म करना शुरू किया, ये जब तक पूरा पानी में नहीं बदल गया तब तक जितनी एनर्जी आपने खर्च करी है वही एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है बच्चों। अब इसी को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आगे, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आइए जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अभी हमने आपको बताया ही है कि वह तापमान जिस पर कोई चीज बॉयल करने लगे और भाप बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी के केस में ये 373 डिग्री केल्विन होता है, यानी कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी भाप बन करके उड़ने लगता है, इसी को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। एक होता है बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर होता है। इवेपोरेशन क्या होता है समझ लो, जब बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा हो तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, बॉयल करने लगे, उसके बाद में वेपर में चेंज हो, उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों में अंतर होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? किसी भी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद रखिएगा, अगर हम 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अगर 1 किलोग्राम लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि गर्म करते टाइम बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, वैसे ही यहां पर भी लिखा हुआ है कि जब हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, पानी को बॉयल करते करते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद पानी का तापमान नहीं बढ़ता, चाहे जितनी हीट सप्लाई हम करते रहें, चाहे जितना गर्म करते रहें। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अब कहां खर्च हो रही है? जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनको ब्रेक करने में ये एनर्जी खर्च होती है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है तो वही पानी भाप बन करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और इसीलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन कहा जाता है बच्चों। अब यहां पर फिर से वही बात आएगी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर वेपर की एनर्जी है, मतलब भाप की जो ऊर्जा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो उबलते हुए पानी की, जिसका भी तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे बहुत ज्यादा है, और इसीलिए अगर उबलते हुए पानी में आप जल जाओ तो आपको कम जलन महसूस होगी। लेकिन अगर आप भाप से जल जाओ जिसका भी तापमान वही है, सेम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो उससे आपको ज्यादा जलन होगी। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाप से जलने पर हमको ज्यादा दिक्कत महसूस होती है बशर्ते हम उबलते हुए पानी से जले। तो ये याद रखिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर वेपर की एनर्जी होती है वो वाटर से बहुत ज्यादा होती है, उस वाटर से जो उबल रहा है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे क्वेश्चन आता है और आएगा भी आपके एग्जाम में। तो यहां पर आपने ये सीखा कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने ये सीखा है कि सॉलिड स्टेट को अगर हम गर्म करें, कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, अगर हम गर्मी देना शुरू करेंगे
तो लिक्विड बन जाएगा। जैसे बर्फ था, बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, लेकिन अगर हम ठंडा कर दें तो क्या होगा, वही फिर से बर्फ बन जाएगा। वही चीज अगर हम पानी को गर्म करें तो वो गैसियस यानी वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, और वही जब वाटर वेपर को हम ठंडा कर देते हैं तो फिर से पानी में चेंज हो जाता है। तो यहां पर किस चीज का मेन रोल है, मेन रोल है टेम्परेचर का। अगर ये बढ़ेगा तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज होगा, अगर ये घटेगा तो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, इस तरीके से चेंज होगा। और इसी को हम ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी मैटर का ट्रांसफर होना ट्रांजिशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। तो अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दे तो वाटर क्या होगा, सॉलिड होगा। और अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दे तो वाटर क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, यानी कि वाटर वेपर बन जाएगा और ये भाप बन करके उड़ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है वो है सब्लिमेशन का बच्चों। नॉर्मली क्या होता है कि जब गर्म करते हैं तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद गैस में चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है, ये देखा गया है कि अगर हम सॉलिड को गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। या अगर हम गैस को ठंडा करें तो वो लिक्विड में चेंज होता है नॉर्मली, और लिक्विड फिर से चेंज होता है सॉलिड में। लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर गैस को ठंडा करें तो डायरेक्टली वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा हो या गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब वैसे तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये सीख लीजिए। द सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड directly into vapor on heating and vapors into solids on cooling is called sublimation। अगर हम सॉलिड को गर्म करें और वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए, उस कंडीशन को हम कहेंगे सब्लिमेशन। या गैस को हम ठंडा करें और वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाए, उस कंडीशन को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। कैम्फर मतलब कपूर होता है, या अमोनियम क्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम इनको गर्म करें तो ये डायरेक्टली जा करके गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे, और अगर वहां पे हम उसको ठंडा करें तो फिर से ये सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया है। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये किस चीज को शो किया जा रहा है, ये फिगर देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अब अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से स्टेट्स में क्या परिवर्तन होता था, यानी सॉलिड किस तरीके से लिक्विड बनता था, लिक्विड कैसे गैस बनता था। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि अगर हम प्रेशर को घटाएं बढ़ाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए यहां पर 3 डायग्राम्स बने हुए हैं और इनमें यही शो किया गया है। मान लीजिए एक सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को दबा सकते हैं नीचे। अब यहां पर क्या है, गैस भरी थी, इसको थोड़ा सा दबाया गया, इसको और ज्यादा दबाया गया। तो जब इसको जितना ज्यादा हम दबाएंगे उतने ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आते जाएंगे, और इस तरीके से अगर दबाव ज्यादा होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, और ये गैस से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे आपके एलपीजी सिलेंडर में होता है। इसी को तो कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां पर हम गैस को ज्यादा प्रेशर देते हैं और वो गैस से लिक्विफाइड होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है बच्चों। यहां पर पॉइंट वाइज यही सारी बातें लिखी गई हैं। अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाते हैं। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, अगर हम इस पर से प्रेशर को हटा लें। मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे प्रेशर दें तो वो आइस में चेंज हो जाता है, ड्राई आइस इसको कहते हैं। और ये अगर हम प्रेशर हटा लें तो डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस तरीके से
तो इस तरीके से बच्चों आपने एक चीज सीख लिया कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये डिटरमाइंड होते हैं दो चीजों से, किनसे, टेम्परेचर से और प्रेशर से। अब यहां पर एक ट्रायंगल जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको नोट्स में बना लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है तो पूरे चैप्टर का निचोड़ इसी डायग्राम में है। कैसे है मैं समझाता हूं, एक बार ध्यान से समझना। सॉलिड जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो क्या बन जाता है बच्चों? ध्यान दो, अगर सॉलिड को हम मेल्ट करें, पिघलाएं, तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को अगर हम और ज्यादा गर्म करें तो इवेपोरेशन होगा या भाप बनेगा। उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और अगर उल्टा में चल रहा हूं, अगर गैस को ठंडा किया जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होकर के गैस क्या बन जाता है? लिक्विड। अगर इसी लिक्विड को फ्रीज करें हम, तापमान इसका कम करते जाएं, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। जैसे बर्फ है, बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी। पानी को अगर हम गर्म करें तो इवेपोराइज हो जाएगा, क्या बनेगा? गैस। अगर उसी वाटर वेपर को हम ठंडा करें तो कंडेंसेशन होगा, लिक्विड बनेगा। उसी लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें तो सॉलिड बन जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर एक दूसरे स्टेट को चेंज करता रहता है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। अभी हमने दूसरी भी चीज पढ़ी कि कभी कभी सॉलिड डायरेक्टली सब्लिमेशन के द्वारा गैस में चेंज हो जाता है, या गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन के द्वारा सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। थोड़ा सा हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है। इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि वह कंडीशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही कोई लिक्विड वेपर बन जाए, उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे पानी भाप बनता है किस कंडीशन में? जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करें तब वो बॉयल होगा, तब वो भाप बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बिना इसको गर्म किए भी पानी भाप बन करके उड़ जाता है। जैसे कपड़ों को अगर हम छांव में भी डाल दें तो वहां पे 20 से 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, लेकिन वहां पर भी पानी भाप बन जाता है और कपड़े सूख जाते हैं, भाप बन करके पानी उड़ जाता है। तो अगर कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना ही भाप बन जाए, जैसे कि वाटर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इवेपोरेशन। यहां पर यही चीज लिखी हुई है, द सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू, यहीं से समझिएगा, इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो जाए वेपर में, उसी कंडीशन को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, जब वो सरफेस पे पहुंचते हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, अब यहां पर आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। अब अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर आया और वो मूव कर रहा है और अचानक से वो बाहर निकल गया ज्यादा एनर्जी होने की वजह से, तो उस कंडीशन में इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कह देंगे। यहां पर लिखा है कि जो सरफेस होता है किसी लिक्विड का, वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी बाउंड्री को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। इसी वजह से वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं बच्चों। अब इस इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा खुला होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। यानी अगर एक कपड़ा है, कपड़े को आप सिमेट करके फैला दें धूप में या कहीं भी छांव में तो देर में सूखेगा, और इसी कपड़े को अगर आप ओपन करके फैलाएंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसका उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, यानी कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर की परसेंटेज कितनी है। अगर वाटर ज्यादा होगा बाहर तो हीट ऑफ इवेपोरेशन
कम होगा, और अगर कम है तो हीट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यानी ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यहां पर लिखा हुआ है मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। वाइंड, वाइंड का मतलब है हवा, मूविंग एयर। जब स्पीड इसका ज्यादा होगा, हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो ये चीजें यहां पर थी। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट बच रहा है, और वो ये है कि जब कोई चीज कहीं से भी इवेपोरेशन होता है तो उस सतह का तापमान कम हो जाता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of evaporization from surroundings which on losing heat get cooled। मैं इसको आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं किसी भी सतह पे कोई लिक्विड है, अब यही की बात मैं कर लूं, मान लेता हूं कि एक ग्लास है और इस ग्लास पे यहां पे एक लिक्विड है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल लिक्विड का है। अब इसका टेम्परेचर कम है, अगर इसको वेपर में चेंज होना हो और ये थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट इस ग्लास से ले ले तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये वेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां से हीट लेने की वजह से यहां का तापमान कम हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे घड़े में जब पानी भरा होता है और घड़े में इवेपोरेशन होता है तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा जब आपके पसीने हैं वो सूखते हैं तो भी आपको ठंडी का एहसास होता है, ये भी इसी तरीके से होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के दिए गए हैं। अब ये एग्जांपल्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन वी पुट एसीटोन इन आवर हैंड, अभी आप अपने हाथ पे पेट्रोल डाल लो, एसीटोन डाल लो, स्प्रिट डाल लो, कोई भी चीज डाल लो तो वो जल्दी से भाप बन करके उड़ता है और आपके हाथ में ठंडी महसूस होती है। अगर आप गर्मी में कॉटन कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा कि वो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, पसीने को सोख लेगा, यानी कि आपके शरीर से जो पसीना था वो हवा में इवेपोरेट हो जाएगा और उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी ठंडी महसूस होगी। तो यहां पर ग्राउंड में गर्मी में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग पानी छिड़कते हैं सतह पर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पानी उस सतह से थोड़ा सा एनर्जी ले लेता है, थोड़ा सा हीट ले लेता है और इवेपोरेट कर जाता है। अब जब उसने उस सतह से थोड़ा सा टेम्परेचर ले लिया और इवेपोरेट कर गया तो इसकी हीट कम हो जाएगी और ये स्थान ठंडा हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पे पानी छिड़कते हैं और वो पानी भाप बन करके उड़ेगा बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, यानी इवेपोरेशन होगा, तो वहां का तापमान कम हो जाएगा। जैसे आपको गर्मी लगी हुई है, आपको पसीना हुआ है, आप पंखे के नीचे आए, अब मान लेते हैं कि वहां पे आपके शरीर पे पसीने की बूंदें हैं, यहां पर जब एयर मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इससे टकराएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये इवेपोरेट होकर के बाहर चला जाएगा। अब इवेपोरेशन करते टाइम ये आपके शरीर से थोड़ी सी हीट ले लेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी वजह से जब पसीना सूखता है तो आपको ठंडी का एहसास होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था इवेपोरेशन का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो आपको करने हैं और निश्चित रूप से आप इनको लिखने का प्रयास करिएगा ऊपर दिए गए नोट्स के आधार पर कि इसका उत्तर क्या होगा। जितना लिख पाइएगा ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में हमको करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिले हैं, तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर मैं आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थोड़े से और बड़े होते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको दिखा रहा हूं। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। ये मैंने आपको दिखाया। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।